प्रिय विद्यार्थियों, ई क्लासेस बाय मनीष सर में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं भारत के संसाधन के बारे में और आज हमारा टॉपिक है शक्ति के साधन। शक्ति के साधन के अंतर्गत हम देखेंगे साधन के प्रकार और उनका वितरण किस तरह से होता है। मानव एक क्रियाशील प्राणी है और प्रत्येक क्रिया को करने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। ये आप सभी लोग भली भांति जानते हैं। अब लेकिन प्राचीन काल में जो मनुष्य था वह केवल खेती पे डिपेंडेंट था, तो खेती के लिए उसको अपनी शक्ति बढ़ाने की ज़रूरत थी। तो उसने क्या किया, सभ्यता के विकास के साथ साथ पशु शक्ति का प्रयोग किया। आप लोग देखते हैं कि हल में जो बैल लगे होते हैं वो पशु शक्ति का उपयोग होता है। लकड़ी का उपयोग उसने किया, लकड़ी की शक्ति पहिए बनाकर की। वायु शक्ति का उपयोग उसने वो सूपे के माध्यम से फसल से भूसे को अलग करना वायु शक्ति था। और जल शक्ति जैसे रहट इत्यादि के माध्यम से उसने अपनी सिंचाई के लिए उपयोग में लाता था। लेकिन अगर हम आज के संदर्भ में देखें तो चूंकि आज का जो समय है वो औद्योगिक विकास का समय है, अब शक्ति के साधन को भी अपडेट करना पड़ेगा। तो हम यानी मानव शक्ति के साधन के अपडेटेड रूप में कोयला, खनिज तेल, विद्युत और सुपर अपडेटेड सौर ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं। मतलब इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि मानव की विविध क्रियाओं हेतु शक्ति के जिन स्रोतों का उपयोग वह करता है उसे हम क्या बोलते हैं, शक्ति के साधन कहते हैं। शक्ति के साधन और उनके प्रकार के बारे में अगर हम बात करें तो प्रकृति के आधार पर शक्ति के साधनों को दो प्रकारों में बांटा गया है। पहला क्षयशील प्रकृति के साधन और दूसरा नव्यकरणीय साधन या अक्षय साधन। तो क्षयशील साधन क्या होते हैं ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। वे साधन क्षयशील साधन होते हैं जो भूगर्भ में सीमित अवस्था में हैं तथा उपयोग के साथ साथ वो समाप्त होते जा रहे हैं। जैसा कि आप कोयले को देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम इसका उपयोग कर रहे हैं ये समाप्त होते जा रहा है, ये दोबारा से नहीं बन रहा है। प्राकृतिक गैस है जिनसे हम रसोई घर में हमारी माताएं बहनें रोटियां बनाती हैं, और खनिज तेल जो पेट्रोल, डीजल इत्यादि के माध्यम से हम उपयोग करते जा रहे हैं। जैसे जैसे उपयोग हो रहा है वैसे वैसे ये समाप्त भी होते जा रहे हैं। अब बात हम करते हैं नव्यकरणीय साधनों की। तो ये साधन हमारे आसपास असीमित मात्रा में है और इनके समाप्त होने का कोई भय भी नहीं है। जैसे सौर ऊर्जा, लगातार सूरज की रोशनी मिलना है। पवन ऊर्जा, हवा चलते रहना है। और जैविक ऊर्जा जो पशु हैं, पक्षी हैं या सड़े गले पेड़ पौधे हैं या उद्योग धंधों का अपशिष्ट है, उनसे जो फॉर्मेट करके हम ऊर्जा तैयार करते हैं उसे हम जैविक या बायोमास एनर्जी भी कहते हैं। लेकिन शक्ति के साधनों की भारत में वर्तमान स्थिति क्या है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो उपयोग की दृष्टि से हमने इन्हें दो भागों में बांटा है। पहला पारंपरिक ऊर्जा स्रोत जो हमने क्षयशील ऊर्जा साधन के रूप में देखे थे, कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और विद्युत। और दूसरा है गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। हालांकि आने वाले समय में ये गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत ही पारंपरिक हो सकते हैं, लेकिन आज हम इन्हें गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत की श्रेणी में रख रहे हैं। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैविक ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा। इनके बारे में हम अलग अलग चर्चा करेंगे आगे की स्क्रीन पर। पहले हम बात करते हैं कोयला की। तो विद्यार्थियों, आधुनिक औद्योगिकरण के शुभारंभ और विकास का श्रेय हम कोयले को ही देंगे, क्योंकि कोयले से जो ऊर्जा प्राप्त हुई थी उसी से ही आधुनिक उद्योगों की आधारशिला रखी गई। इसीलिए हम कोयला को उद्योग धंधों की माता या जननी भी कहते हैं। अब हमारे दिमाग में ये सवाल आता होगा कि ये कोयला मिलता कहाँ से, इसका निर्माण कैसे होता है। तो कोयले का निर्माण वनस्पतियों के विघटन से होता है। यह अवसादी चट्टानों में मिलता है और इसके सबसे प्रमुख तत्व होते हैं कार्बन, वाष्पशील द्रव्य, राख आदि। अब कोयले के बारे में हम आगे जानेंगे कि इसका उपयोग क्या होता है। तो कोयले के बारे में कोई भी बच्चा ये कह सकता है कि इसका उपयोग घरेलू ईंधन के रूप में होता है, संयंत्र संचालन में होता है। वे जो बच्चे जानते होंगे कि भाप के इंजन के बारे में जिन्होंने सुन रखा होगा अपने माता पिता से, तो भाप के इंजन को चलाने के लिए कोयला जलाया जाता था, मतलब संयंत्र संचालन के लिए इसका उपयोग होता है। विद्युत उत्पादन के लिए भी थर्मल पावर प्लांट में जैसे एनटीपीसी वगैरह है उसमें विद्युत उत्पादन में कोयले का उपयोग होता है। श्रृंगार सामग्री में आजकल देखते हैं कि चारकोल युक्त श्रृंगार सामग्री आ रही है, उसमें होता है। नायलॉन में, बटन बनाने में इत्यादि इत्यादि में इसका उपयोग होता है। कार्बन इसका प्रमुख ज्वलनशील तत्व होता है, इस बात को आप ध्यान रखिए। कोयला जलता क्यों है, क्योंकि इसमें कार्बन प्रमुख ज्वलनशील तत्व होता है। अब बात हम करते हैं कि कोयले के प्रकार के बारे में, कि भारत में जो भारतीय कोयला है वो कितने प्रकार का होता है। तो वो कोयला होता है 4 प्रकार का, लेकिन किस आधार पे, कार्बन की उपस्थिति के आधार पर।
जिस कोयले में जितना अधिक कार्बन होगा वह कोयला उतना ही सर्वोत्तम किस्म का माना जाता है। जैसे पहला है एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट में 85 से लेकर 95% तक कोयला कार्बन की मात्रा पाई जाती है और इसीलिए हम इसे सर्वोत्तम कोयला बोलते हैं। ये चमकीला होता है, धुआं नहीं छोड़ता, ताप अधिक देता है। इसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, यहाँ पर दिख रहा है ये कि ये चमकीला कोयला होता है। अगला कोयला होता है बिटुमिनस कोयला, जो भारत में बहुत अधिक मिलता है और लगभग 90-95% कोयला क्षेत्रों में यही प्राप्त होता है। इसमें कार्बन की मात्रा 70 से 80% तक होती है। इसे दूसरे दर्जे का कोयला मानते हैं। हालांकि ये धुआं छोड़ता है लेकिन कम छोड़ता है, काले रंग का होता है। ये चित्र आप देख रहे हैं। लिग्नाइट या भूरा जो कोयला है उसकी हम बात करें तो ये घटिया किस्म का कोयला होता है। इसको छूते हैं तो हाथ काले भी होते हैं, लेकिन इसमें कार्बन की मात्रा कम होती है, इसलिए सारी इसमें बुराइयां हैं। अब हम बात करते हैं पीट के बारे में। जो पीट कोयला है वो कार्बन का या कोयले का प्राथमिक रूप है, जिसमें आर्द्रता 80% होती है और कार्बन की मात्रा केवल 20% होती है। भारत में कोयले का उत्पादन एवं भंडार की क्या स्थिति है? तो भारत में कोयले का उत्पादन सन 1774 में आरंभ हुआ, यानी अंग्रेज इसका आरंभ करा गए थे। गोरे अंग्रेज काले कोयले का उत्पादन आरंभ करा गए थे। वर्तमान स्थिति में हम देखें तो कोयले का उत्पादन में भारत अमेरिका और चीन के बाद तीसरे स्थान पर आता है। सारे विश्व का 4.7% कोयला हम उत्पादित करते हैं और भंडारण की दृष्टि से विश्व में हम 7वें नंबर पर हैं। हमारी पोजीशन अच्छी है, लेकिन जनसंख्या अधिक होने के कारण इनका सारी खपत भी बहुत अच्छी है। अब कोयला उत्पादन तो होता है, 1774 से कोयला उत्पादन होने लगा, लेकिन कोयले उत्पादक के क्षेत्र कहाँ कहाँ हैं? तो भारत में उत्पादन की दृष्टि से 2 भागों में कोयला बांटा गया है। एक गोंडवाना कोयला क्षेत्र, जहाँ से 96 से 99% तक का कोयला इसी क्षेत्र से मिलता है। यहाँ से उत्तम किस्म का बिटुमिनस कोयला मिलता है। झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्रा और महाराष्ट्र जो कोयला खदानें हैं वो गोंडवाना काल की मानी जाती हैं। अगला कोयला क्षेत्र होता है टर्शरी कोयला क्षेत्र, जहाँ पर संपूर्ण देश का केवल 1% कोयला इस क्षेत्र से मिलता है। आसाम, राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु का जो क्षेत्र है वो टर्शरी कोयला क्षेत्र कहलाता है। यहाँ से बड़ा घटिया किस्म का लिग्नाइट कोयला हमको हासिल होता है। अब शक्ति के साधन का जो अगला तत्व है वो है खनिज तेल। खनिज तेल के बारे में हम बात करें तो पृथ्वी के गर्भ से निकाले जाने वाला तेल खनिज तेल कहलाता है, जिसे हम पेट्रोलियम के नाम से भी जानते हैं। यह हमेशा अवसादी चट्टानों में मिलता है। पिछले कोयला में भी हमने देखा कि कोयला अवसादी चट्टानों से मिलता है और इसी तरह खनिज तेल भी अवसादी चट्टानों में ही मिलता है। अगली किसी वीडियो में हम अवसादी चट्टानों के बारे में बात करेंगे कोर्स से हटकर। इसमें 90 से 98% तक हाइड्रोकार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और गंधक मिला हुआ होता है। पृथ्वी के अंदर यह नमकीन जल और गैस के साथ मिले जुले स्वरूप में रहता है। खनिज तेल का उपयोग क्या है तो ये आप लोगों को बताने की ज़्यादा आवश्यकता है नहीं, क्योंकि आप सभी लोग बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, ट्रेनों को चलते देख रहे हैं, हवाई जहाज़ चलते देख रहे हैं। तो इनके जो सह उत्पाद है खनिज तेल का, पेट्रोल, डीजल, इनसे हम मोटरयान, वायुयान, जलयान इत्यादि चलाते हैं। साथ में खेती के कार्यों में जैसे हमको पंप चलाना है, ट्रैक्टर चलाना है, उसमें भी हमको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तेल की ज़रूरत पड़ती है। उद्योगों के विकास में भी यह बहुत उपयोगी है, तो इससे आप भली भांति परिचित हैं। अब खनिज तेल के उत्पादक क्षेत्र की बात हम करें तो भारत में खनिज तेल की खोज तो 1890 में हो गई थी, लेकिन इसकी तैयारी, इसको निकालने की तैयारी में 9 साल बीत गए। असम के डिगबोई क्षेत्र से 1899 में हमने उत्पादन आरंभ किया। वर्तमान में खनिज तेल के 3 उत्पादक क्षेत्र हैं। एक असम का तेल क्षेत्र, दूसरा गुजरात का तेल क्षेत्र और तीसरा समुद्रमग्न अपतटीय क्षेत्र। इनके बारे में आप हमारे इस वीडियो के विवरण में दिया है, एक नक्शा उसमें डला हुआ है नीचे लिंक में, उसको आप क्लिक करके देखेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। अब खनिज तेल का भंडारण और उत्पादन की बात करें तो भारत में खनिज तेल का भंडारण 620 करोड़ टन है और आज़ादी के पहले हमारे यहाँ केवल एकमात्र तेल शोधक इकाई थी डिगबोई असम में, जो 1899 में आरंभ हुई थी। लेकिन आज हमारे पास 19 तेल शोधक कारखाने मौजूद हैं। अब हम बात करते हैं प्राकृतिक गैस के बारे में। यह अत्यंत ज्वलनशील, गंध रहित और कालिख रहित होती है। यह आप लोगों ने सभी ने एलपीजी गैस के रूप में अपने घरों में देखा होगा। इससे ना तो राख उत्पन्न होती है और ना ही कोई धूल वगैरह इससे उत्पन्न होती है।
इसका उपयोग उर्वरक कारखानों, विद्युत उत्पादन, रसोई घर आदि में हम करते आए हैं। प्राकृतिक गैस क्षेत्र का उत्पादन के बारे में अगर हम बात करें तो खनिज तेल जहाँ से मिलता है, जिन क्षेत्रों से मिलता है, प्रायः यह उन्हीं उत्पादक क्षेत्रों से हमको प्राप्त होती है। वर्तमान में इसकी भंडारण क्षमता 750 करोड़ घन मीटर है। अब हम बात करते हैं विद्युत शक्ति की। विद्युत शक्ति नाम से यहाँ पर सभी लोग अपरिचित नहीं हैं, ऐसा मैं समझता हूँ। कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, इन सारी चीज़ों में सबसे सस्ता विकल्प अगर कुछ है तो वो है हमारी विद्युत शक्ति। इसके उत्पादन के प्रमुख 4 स्रोत होते हैं। पहला है ताप विद्युत, दूसरा है जल विद्युत, तीसरा आणविक विद्युत और चौथा गैस एवं खनिज तेल से जो विद्युत उत्पन्न की जाती है। अब अगर हम इसको चार्ट के रूप में देखें जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि सबसे पहला ताप विद्युत, इसकी शुरुआत देश की आज़ादी के बाद हुई सन 1975 में। कोयले पर आधारित परियोजनाओं की संख्या है कुल 12 ताप विद्युत में, जबकि गैस या तेल आधारित हैं कुल 7। इस तरह से 19 परियोजनाओं की संख्या हमारी पाठ्यपुस्तक के अनुसार है। प्रमुख परियोजनाएं उत्तर प्रदेश का सिंगरौली, छत्तीसगढ़ का कोरबा, मध्य प्रदेश का विंध्याचल। अब अगर हम जल विद्युत की बात करें जो सन 1902 से इसका उत्पादन आरंभ हुआ, तो जल विद्युत उत्पादन क्षेत्र को पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और उत्तर पूर्वी भागों के आधार पर कुल 5 भागों में बांटा गया है। कर्नाटक का शिवसमुद्रम, मध्य प्रदेश का गांधी सागर बांध, पंजाब का भाखड़ा, मतलब जो बांध हैं और बांधों में बिजली के जो टरबाइंस होते हैं उनके ऊपर पानी गिरा के जो बिजली उत्पन्न की जाती है उसे हम जल विद्युत कहते हैं। अब बात करते हैं अणु विद्युत की। तो भारत में 5 प्रमुख अणु विद्युत केंद्र हैं, जिनमें महाराष्ट्र का तारापुर, कोटा राजस्थान में और कर्नाटक में कैगा नाम के स्थान पर है। तो ये हमने अभी तक बात की परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के बारे में, जिन्हें हम पीढ़ियों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, लेकिन चूंकि उनकी धीरे धीरे समाप्त होती जा रही स्थिति के कारण अब हमको गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों को अपनी परंपराओं में शामिल करना है। तो सबसे पहला नाम और वाकिब है जिससे आप सभी लोग जानकार हैं, वो है सौर ऊर्जा। सूरज के ताप से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे ही हम सौर ऊर्जा कहते हैं। आज देश में सौर ऊर्जा उत्पादन की अनेक इकाइयों का स्थापना की जा रही है, जैसे गुजरात में, मध्य प्रदेश में, इत्यादि इत्यादि। अगली गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के बारे में अगर हम बात करें तो जब हम भोपाल से इंदौर की तरफ जाते हैं तो देवास के पास पहाड़ियों पर बड़ी बड़ी पनचक्कियाँ दिखाई देती हैं। वो पवन चक्कियाँ ही पवन ऊर्जा उत्पन्न करने का स्रोत होती हैं। बहती हुई हवा की गति से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे हम पवन ऊर्जा कहते हैं। समुद्र तटीय क्षेत्रों में जहाँ वायु का प्रवाह बहुत अच्छा होता है वहाँ इनको स्थापित किया जाता है, जैसे तमिलनाडु और केरल के जो समुद्र तटीय क्षेत्र हैं वो इनके मुफीद माने जाते हैं। बायोमास ऊर्जा, ये भी एक गैर परंपरागत ऊर्जा है। गैर परंपरागत मतलब इसका उपयोग कम किया जाता है, लोग परंपरा में अपना इसको शामिल नहीं किए हैं। जैसे कृषि, वन, पशु आदि के अपशिष्टों से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे बायोमास ऊर्जा कहते हैं। गोबर गैस प्लांट जो है वो इसी का एक फॉर्मेट है। भारत के बड़े नगरों को इस हेतु चिन्हित किया गया क्योंकि बड़े नगरों में सबसे ज़्यादा गंदगी भी पैदा होती है, क्योंकि जनसंख्या अधिक होती है, उद्योग होते हैं, इसलिए यहाँ पर बायोमास ऊर्जा संयंत्र प्रभावी हो सकते हैं। अब अंत में हम बात करेंगे भूतापी ऊर्जा के बारे में कि पृथ्वी के गर्म आंतरिक भूभाग से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे हम भूतापी ऊर्जा कहते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर के पूगा और छत्तीसगढ़ के तातापानी में इसको स्थापित किया गया है। तो अब बारी है आप लोगों की। इस वीडियो को जिसको आपने अपनी स्क्रीन पर देखा, इन पाठ्यवस्तु और विषय वस्तुओं को जो देखा, उन्हीं से संबंधित ये 5 प्रश्न आपके सामने हैं। इन 5 प्रश्नों का हल करना है, लेकिन जो 5वां प्रश्न है जिसमें मानचित्र भरना है, इस मानचित्र भरने के जो प्रश्न हैं, चूँकि आपको पूरे वीडियो में मानचित्र के बारे में मैंने कोई चर्चा नहीं की है, तो इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको करना क्या है कि विवरण में एक लिंक दी हुई है, उस लिंक पर क्लिक करके भारत का मानचित्र डाउनलोड करें, जिसमें वही मानचित्र है जो भारत अपने सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक में दिया हुआ है। उसका अध्ययन करें और ये जो 5 बिंदु दिए गए हैं भारत के मानचित्र में दर्शाने को, इन्हें आप दर्शाइए, दर्शा के फ़ोटो क्लिक कीजिए और भेज दीजिए मुझे। तो अब आपसे विदा लेते हैं अगले वीडियो के आने तक। तब तक जय हिंद।